Hello everyone, welcome back to the channel, and today in this video we are going to do the topic China. But before that I would like to suggest you all to just revise the topic Japan. Otherwise what would happen is that you will be mixing up both of the concepts. China और जापान की दोनों histories mix up हो जाएंगी. So better है कि आप एक बार रिवाइज कर लें जापान के टॉपिक को. ओके अब चाइना की हिस्ट्री के टाइम पर चाइना के 3 गोल्स रहे हैं. मतलब चाइना 3 चीजों को बहुत ज्यादा चाहता था. फर्स्ट चीज है सॉवरेनिटी. सॉवरेनिटी का मतलब होता है कि कोई भी कंट्री जो है उसका एक हेड है, ठीक है, उसका एक गवर्नमेंट है जो कि पूरे सिस्टम को चला रहा है. सेकेंड चीज, ये जो है फॉरेन ऑक्यूपेशंस को खत्म करना चाहते थे. मतलब फॉरेन से आए हुए लोग जो कि चाइना के ऊपर कंट्रोल जमा के रखे हैं उन्हें हटाना चाहता था चाइना. जैसे हमने अभी लास्ट टॉपिक में पढ़ा था कि जापान कैसे चाइना के कुछ एरियाज पर भी अपनी इन्वेजन कर रहा था. तो चाइना वेस्ट कंट्रीज से, जापान से परेशान था कि हमें इन्हें हटाना है. तीसरा गोल था इनका इक्वालिटी और डेवलपमेंट का, कि हम अपनी जो कंट्री है उसमें सभी को एक लेवल पर लाना चाहते हैं. ओके अब ये सारे गोल्स को अचीव करने के लिए 3 ग्रुप्स ऐसे थे जो कि अपनी अपनी आइडियोलॉजी से ये तीनों गोल अचीव करना चाहते थे, अकम्प्लिश करना चाहते थे. सबसे फर्स्ट है किंग डायनेस्टी के रिफॉर्मर्स. किंग डायनेस्टी आपको पता है, इंट्रोडक्शन में हमने आपको बताया था कि कैसे चाइना के ऊपर जो है एक एम्पायर थी जिसका नाम था किंग डायनेस्टी. ठीक है, किंग डायनेस्टी के जो रिफॉर्मर्स थे, रिफॉर्मर्स का क्या मतलब होता है, वो लोग जो कि एक रेवोल्यूशन लाना चाहते हैं, अपनी कंट्री को एक अलग शेप देना चाहते हैं. तो ये किंग डायनेस्टी के रिफॉर्मर्स जैसे कि कैंग यूही एंड लियांग कीचो, इनका सोचना क्या था, इनकी सोच थी कि हम जो है इन सारी प्रॉब्लम्स को ट्रेडिशनली जो है बाहर कर देंगे. जैसे कि ये जो फॉरेनर्स आके हमारी कंट्री में रूल कर रहे हैं, और हम कैसे अपनी चाइना को डेवलप करें, ये सब कुछ हम अपने ट्रेडिशनल आइडियाज से लेके आएंगे. दूसरे टाइप के लोग थे जो कि चाहते थे कि हम रिपब्लिक बन जाएं. मतलब हमारी जो हेड ऑफ द स्टेट है वो एक एम्पायर ना हो, वो एक चुना गया हमारा रिप्रेजेंटेटिव हो. ठीक है, तो रिपब्लिक होता है कि जिस कंट्री का लीडर जो है वो इलेक्टेड है थ्रू इलेक्शंस, उसे कंट्री को रिपब्लिक बोला जाता है. तो ये वो लोग थे जो कि रिपब्लिक लाना चाहते थे और एक रेवोल्यूशन लाना चाहते थे चाइना के अंदर. ये रिपब्लिकन रेवोल्यूशनरी में से सबसे बड़े लीडर थे सन येट सेन. ठीक है, सन येट सेन जो है ये वो इंसान है जो कि जब चाइना एक्चुअल में रिपब्लिक बन गया था तब ये चाइना के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे. ठीक है, ये क्या चाहते थे कि जापान और वेस्टर्न कंट्रीज की जो अच्छी अच्छी चीजें हैं ना, हम वो अडॉप्ट करें, हम इस ट्रेडिशनल माइंड सेटअप को ही ना लेके बैठे रहे. राइट. तीसरे वो लोग थे जो कि सीसीपी पार्टी के थे, मतलब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के मेंबर्स थे. ये क्या चाहते थे, देखो कम्युनिस्ट वर्ड का मतलब समझते हैं. कम्युनिस्ट जो हैं वो लोग होते हैं जो कि लेबर्स के उसमें फेवर में बोलते हैं कि जो लेबर्स है उन्हें ऊपर उठाया जाए. ठीक है, और हमें जो है स्टेट का जो है जितना प्रभाव है वो थोड़ा कम हो, कि कंट्री के अंदर जितनी भी इनइक्वालिटीज है ना वो कम की जाएं, वो खत्म कर दी जाएं, और ये जो फॉरेनर्स चाइना के अंदर आए हैं उन्हें भी बाहर निकाल दिया जाए. ठीक है, तो मतलब ये 3 आइडियोलॉजीज थी. अब हम देखते हैं कि चाइना के ऊपर ये जो ऑक्यूपेशंस हो रही हैं बाहर की कंट्रीज के, जो कि मेन प्रॉब्लम है, वो शुरुआत कैसे हुई. देखो जो जीजुइट मतलब कि जो कि एक्चुअल में जीसस क्राइस्ट को मानते हैं, और मिशनरीज का क्या मतलब है कि वो ग्रुप्स जो कि अपनी कंट्री से निकल के बाहर की कंट्रीज में जाते हैं और
उन्हें जो है टीच करते हैं कि हमारी आइडियोलॉजी क्या है। ठीक है, जो ये जीजुइट मिशनरीज चाइना के अंदर आई इन 16 एंड 17 सेंचुरी, इन्होंने क्या किया, वेस्टर्न साइंसेस को इंट्रोड्यूस किया चाइना के अंदर, जैसे कि मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी। और ये अभी तो प्रभाव काफी कम था। अब 19th सेंचुरी देखो, 19th सेंचुरी अगर हम लिखें नंबर्स क्या होगा, 19th है ना तो 1900 लिख लो, और 19 से पहले क्या आता है 18, यहाँ पे 01 लिखो। सो दिस इज द 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी के अंदर जो ब्रिटेन था वो जो है चाइना से क्या क्या लेना चाहता था। चाइना की टी बहुत पसंद थी ब्रिटेन को। ठीक है, ये बी फॉर ब्रिटेन, सी फॉर चाइना, आई फॉर इंडिया। ब्रिटेन को चाइना की टी, चाइना का सिल्क और पोर्सिलेन जो है वो बहुत ज्यादा उसकी डिमांड थी ब्रिटेन के अंदर, तो ये लेना चाहता था। तो अब क्या हो रहा था कि ब्रिटेन को इन तीनों चीजों के बदले में बहुत मात्रा में जो है सिल्वर देना पड़ रहा था चाइना को। इसकी वजह से ये जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन को बहुत बड़ा लॉस हो रहा था, और चाइना के अंदर क्या जा रहा था, बहुत भारी मात्रा में सिल्वर जा रहा था, चांदी जा रही थी। ब्रिटेन जो है हमेशा प्रॉफिट के तरीके से सोचता है, तो इसने क्या किया, ब्रिटेन ने सोचा कि इंडिया के अंदर जो ओपियम उगाया जा रहा है, मतलब कि अफीम उगाई जा रही है, तो ओपियम कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, जो ओपियम इंडिया के अंदर उगाया जा रहा है, इंडिया तो है ही ब्रिटेन का, क्योंकि उस टाइम पर किसका राज था इंडिया के ऊपर, ब्रिटेन का, ब्रिटिश पीपल का। तो अब इंडिया से ओपियम चाइना में इन्होंने भेजना शुरू कर दिया, और चाइना को बदले में क्या देने को बोला, टी, सिल्क एंड पोर्सिलेन, जो कि ब्रिटेन में भेज दिया जाता था बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, अब क्या हुआ, देखो इंडिया के ऊपर कंट्रोल तो है ही ब्रिटिशर्स का, तो अब ये जो सिल्वर भी बचा रहे थे अपना, और चाइना के लोगों को ओपियम, अफीम की इतनी लत लग गई थी। दिस इज अ टाइप ऑफ ड्रग, ठीक है, जो कि नशा करने के लिए यूज किया जाता है। तो चाइना के लोगों को ओपियम की बहुत ज्यादा लत लग गई थी, वो एडिक्टेड हो गए थे। इसकी वजह से जो किंग डायनेस्टी है वो इस चीज के अगेंस्ट थी। ठीक है, इसकी वजह से क्या हुआ, ओपियम वॉर्स होनी शुरू हो गई। ठीक है, पहली ओपियम वॉर हुई थी 1839 टू 1842 के बीच में, और 2 ओपियम वॉर्स हुई। ठीक है, दोनों में चाइना जो है वो हार गया। ठीक है, तो आपने ये समझा कि ये ट्रायंगुलर ट्रेड चल रहा था। जो ब्रिटिश लोग हैं वो इंडिया को क्या देते थे, जैसे उन्होंने अपनी पूरी मार्केट, सारे कपड़े वगैरह जो है बेचते थे, ये है ना, यहाँ से ले गए रॉ मटेरियल और यहाँ पर आके बेचते थे। तो ये ट्रायंगुलर ट्रेड चल रहा था। इसकी वजह से जो है ओपियम वॉर हुई। ओपियम वॉर में जो है चाइना हारती गई। ठीक है, अब हारने के बाद किंग डायनेस्टी को क्या लगा कि हमारी कंट्री की जो है आर्मी बहुत कमजोर है, आर्मी अच्छी करनी पड़ेगी, एजुकेशन अच्छी करनी पड़ेगी, और हमें अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाना पड़ेगा। क्योंकि अगर हमने कॉन्स्टिट्यूशन ना बनाया तो क्या होगा कि हमारी कंट्री जो है, एक कंट्री एक्चुअल में स्ट्रांग नहीं हो पाएगी। अगर हमारी आर्मी अच्छी नहीं होगी तो हम बाहर के फोर्सेस से लड़ नहीं पाएंगे। तो इन्होंने सोचा कि जो हाल इंडिया और पोलैंड का हो रहा है, ठीक है, वो हमें अपनी देश का नहीं करना है। इंडिया, आप देख सकते हैं कि इंडिया के ऊपर उस टाइम पर ब्रिटिश रूल था, और जब ब्रिटेन जो है चाइना से लड़ने आया इन ओपियम वॉर्स, चाइना ने देखा कि इंडिया के लोग जो हैं सपोर्ट कर रहे हैं ब्रिटिशर्स को, ब्रिटिशर्स के बिहाफ पर जो है लड़ने आ रहे हैं। तो उन्होंने देखा कि ब्रिटिशर्स ने कितना जो है रूल इम्प्लीमेंट कर दिया वहां पर, कि इंडिया के लोग जो हैं उन्हीं अपने ही कॉलोनाइजर्स को सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, इंडिया के लोग के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि सोल्जर्स जो हैं ब्रिटिशर्स के वो भी इंडियंस ही हुआ करते थे। तो उन्होंने सोचा हमने अब जो है कुछ अच्छा करना है। ठीक है, चाइना के अंदर जो है कन्फ्यूशियनिज्म को फॉलो किया जाता था।
ये एक टाइप का रिलीजन है जो कि कन्फ्यूशियस नाम के पर्सन ने जो है चलाया था। ठीक है, अब ये जो है बहुत ज्यादा ट्रेडिशनल टाइप का रिलीजन था, जिसकी वजह से चाइना जो है बाहर की चीजों को अडॉप्ट करने में उसे प्रॉब्लम आ रही थी, एक बैरियर क्रिएट हो रहा था। ठीक है, तो चाइना की किंग डायनेस्टी को लगा कि अब हमें वेस्ट और वेस्टर्न कंट्रीज और जापान से नई नई टेक्नोलॉजी लानी पड़ेगी ताकि हम इन तीनों चीजों के ऊपर काम कर पाए। तो अब क्या किया इन्होंने, चाइना वालों ने अपने लोगों को बाहर भेजना शुरू किया कि आप वहां से नए नए आइडियाज लेके आए और अपनी कंट्री में आके उन सारे आइडियाज को इम्प्लीमेंट करें। तो अब क्या हुआ कि जो ये लोग बाहर गए थे वो एक्चुअल में लीडिंग रिपब्लिकन्स बने आने वाले टाइम में, मतलब कि इस किंग डायनेस्टी के ही खिलाफ खड़े होने वाले लोग बने। उन्हें पता चला कि हमारे ऊपर ये जो रूल हो रहा है वो गलत है और रिपब्लिक होना एक कंट्री के लिए कितना जरूरी है। ठीक है, और 1905 के अंदर इस ट्रेडिशंस वाले सिस्टम को थोड़ा कम करने के लिए इन्होंने क्या किया, 1905 में एक बहुत पुराना एग्जामिनेशन सिस्टम होता था जिसके अकॉर्डिंगली जो चाइना का एलीट रूलिंग क्लास है, एलीट मतलब रिच रूलिंग क्लास, कि चाइना को जो सिस्टम चलाता था, ठीक है, जैसे हमारी कंट्री में यूपीएससी एग्जाम होता है ना, वैसे ही यहाँ पर एक ये एग्जाम होता था। ठीक है, अब इसे जो है खत्म कर दिया गया, इसके पैटर्न को खत्म कर दिया। क्यों? क्योंकि जो ये एग्जाम होता था उसके अंदर बेस जो चीज होती थी, ज्यादातर जिस बारे में क्वेश्चंस आते थे वो था लिटरेचर, कुछ मॉडर्न साइंस जैसा नहीं होता था। तो चाइना के लोगों को लगा कि हम यहाँ पर ज्यादा ही ट्रेडिशनल हो रहे हैं, हम मॉडर्न वर्ल्ड के साथ नहीं जुड़ पा रहे हैं। तो इन्होंने इस सिस्टम को जो है अबॉलिश कर दिया, बैन कर दिया। ठीक है, अब आपने देखा जो लोग बाहर गए थे वो एक्चुअल में रिपब्लिक की बहुत ज्यादा मांग करने लगे, और ये जो किंग डायनेस्टी थी जिसका दूसरा नाम था मंचू एम्पायर, ठीक है, मंचू एम्पायर को जो है 1911 के अंदर हटा दिया गया और एक रिपब्लिक गवर्नमेंट जो है वो एस्टैब्लिश कर ली गई। ठीक है, और जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे चाइना के उनका नाम था सन येट सेन, राइट, और जिन्हें की फादर ऑफ मॉडर्न चाइना भी बोला जाता था। अब ये क्यों हटाई गई एम्पायर, इसके पीछे एक रीजन है, क्योंकि ये एम्पायर जो है मंचूरिया नाम की एक जगह से कुछ लोग आए थे जिन्हें कि चाइना के लोग फॉरेनर्स मानते थे कि फॉरेनर्स ने आकर चाइना के ऊपर रूल एस्टैब्लिश कर रखा था, उन्हें भी हटाना है। ठीक है, तो एक्चुअल में किंग डायनेस्टी भी फॉरेनर थी, तो इसे हटा दिया गया। अब ये जो सन येट सिन है, इनके 3 प्रिंसिपल्स हुआ करते थे, मतलब जिसके अकॉर्डिंगली ये काम कर रहे थे। पहला कि ये मंचू एम्पायर को हटा देना है, दूसरी डेमोक्रेसी होनी चाहिए, तीसरी बात सोशलिज्म होनी चाहिए, मतलब हम एक ऐसा सिस्टम जो है वो बनाएंगे जिसके अकॉर्डिंगली जो हमारे बहुत ज्यादा लोअर क्लासेस है ना उनकी हेल्प करेंगे, कि इनइक्वालिटीज को खत्म करेंगे, जो लेबर क्लास है उन्हें ऊपर उठाएंगे। ठीक है, सोशलिज्म लेकर आएंगे। ठीक है, ये सब कुछ चल रहा था, बट बीच में क्या हुआ कि एक 4th मई मूवमेंट हुई। उसका रीजन समझते हैं। ये जो 4th मई 1919 है, इस टाइम पर, इस दिन पर जो है एक मूवमेंट हुई जो कि मेनली स्टूडेंट्स कर रहे थे। ठीक है, एक्चुअल में हो क्या रहा था कि चाइना जो है वो हर एक टाइम जो है ब्रिटेन को सपोर्ट करता था किसी भी वॉर में। ठीक है, अब जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी जो कि 1914 to 1918 हुई थी, इस टाइम पर भी चाइना ने ब्रिटेन को सपोर्ट किया था। और जो दूसरी साइड पर थे, एक साइड पर ब्रिटेन था और दूसरी कंट्रीज थी, एक साइड पर जापान था और दूसरी कंट्रीज थी। जीते कौन? ब्रिटेन वाले। सपोर्ट कौन कर रहा था ब्रिटेन को? चाइना। और एक्चुअल में आपने पढ़ा पिछले टॉपिक में कि चाइना जो है उसकी काफी जमीन जो है वो जापान ने लेकर रखी थी, तो अब ये हार गया है ना। फिर भी क्या हुआ, जब ब्रिटेन जीत गया, चाइना जिसको सपोर्ट कर रहा था वो जीत गया, फिर भी ब्रिटेन ने जो है जापान को नहीं कहा कि आप चाइना की जमीन को छोड़ दो। इसकी वजह से चाइना के लोगों को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। 1919 के अंदर एक पीस ट्रीटी हुई थी। ठीक है, मतलब ये जो वॉर हुई उसके बाद जो एंड रिजल्ट निकलना है वो पीस ट्रीटी हुई। उसमें चाइना को ही नहीं बुलाया ब्रिटेन ने।
ठीक है। तो इसकी वजह से जो चाइना है वो वेस्टर्न कंट्रीज के बहुत ज्यादा खिलाफ हो गया कि ये जो ब्रिटेन है हम उसे सपोर्ट करते आए हैं, पर ब्रिटेन ने हमारे बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा। ठीक है। तो अब इसकी वजह से क्या होने लगा कि लोग जो है काफी भड़क गए और उन्हें क्या चाहिए था कि एक तो वेस्ट का इन्फ्लुएंस हमारी कंट्री पे ना हो, फॉरेनर्स नहीं रहेंगे हमारी कंट्री में, पॉवर्टी हमने खत्म करनी है, डेमोक्रेसी लेके आनी है, और जो विमेन है उनके साथ जो है जो बुराई हो रही है, जैसे कि फुट बाइंडिंग होती थी उस टाइम पर, जो फीमेल्स हैं उन्हें क्या किया जाता था, उनका जो पैर है उसे इस तरीके से टाइटली जो है बांध दिया जाता था ताकि उन्हें बिल्कुल छोटे छोटे शूज डालें, क्योंकि वो लोग मानते थे दिस इज अ सिंबल ऑफ ब्यूटी। यू कैन सी कि कितना टेरिबल चीज है ये, इस चीज को खत्म करना है। और इक्वालिटी इन मैरिज, मतलब जो विमेन है अगर उन्हें सप्रेस किया जा रहा है इन देयर इन लॉ फैमिली के अंदर, तो उन्हें जो है डाइवोर्स का सिस्टम जो है वो इजी किया जाए, ठीक है, मुश्किल ना किया जाए। अब इस समय पर जब ये अनस्टेबिलिटी चल रही थी चाइना के अंदर, तब जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है मतलब सीसीपी है, और नेशनल पीपल्स पार्टी जो है, नेशनल पीपल्स पार्टी जो है जिसका दूसरा नाम था गाओमिंगडांग, ठीक है, गाओमिंगडांग जिसका दूसरा नाम था एनपीपी का, ये दोनों इकट्ठी आई और इन्होंने सोचा कि हम चाइना को अच्छे रास्ते पर लेकर जाएंगे। और इनका क्या सोच था कि ये जो 4 बहुत ज्यादा जरूरी चीजें हैं, क्लोथिंग, फूड, हाउस एंड ट्रांसपोर्टेशन, हम चाइना के लोगों को दिलवाएंगे। ठीक है। अब ये जो सन येट सेन थे इनकी डेथ हो जाती है। इसके बाद ये जो एनपीपी है मतलब ग्वाओमिंगडांग जो है, इस पार्टी के लीडर जिनका नाम था चियांग काय शेक, ठीक है, ये पर्सन, इनके हाथ में पावर आ गई। इन्होंने क्या करना शुरू किया, इन्होंने जो है चाइना को ना अपने अकॉर्डिंगली रूल करना शुरू कर दिया और अपने इंटरेस्ट के लिए, जैसी इनकी आइडियोलॉजी थी ना, इन्होंने चाइना के ऊपर थोपनी शुरू कर दी। सबसे पहली चीज उन्होंने करी, जो वॉरलॉर्ड्स हुआ करते थे उस टाइम पर, मतलब कि ऐसे मिलिट्री लीडर्स जिनका बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हुआ करता था उस टाइम पर, ठीक है, अपने रीजन में, जितने रीजन में ये हुआ करते थे इनका बहुत इन्फ्लुएंस होता था, उन्हें हटा दिया इन्होंने। जो कम्युनिस्ट हुआ करते थे मतलब कि सीसीपी के जो लोग हैं, ठीक है, जो कि एक्चुअल में सुन येट सेन भी जिस आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते थे, ऐसे लोगों को एलिमिनेट करना शुरू कर दिया, मतलब अपनी आइडियोलॉजी थोपी। ठीक है। उसके बाद इन्होंने नेशन को मिलिटराइज करा, मतलब मिलिट्री ज्यादा कर दी, और वुमेन के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट और मतलब स्टूपिड लॉज बनाते थे। इन्होंने कहा कि विमेन जो है वो घर के अंदर ही रहें, वो ही सबसे बेस्ट चीज है। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि जो विमेन है वो अपनी अपीयरेंस, अपना बात करने का तरीका, अपनी चेस्टिटी मतलब पवित्रता, और अपना वर्क जो है, यही एक वुमेन की पहचान है। ठीक है। इन चारों चीजों को जो है बहुत अच्छी तरीके से संभाल के रखना है, नहीं तो बहुत कड़ी सजा दी जाएगी। ठीक है। तो मतलब ही वॉज वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सन, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं थे। ठीक है। तो अब क्या हो रहा था, इन सारी चीजों की वजह से जो चाइना के लोग हैं उनकी बहुत ज्यादा बुरी कंडीशन थी, ठीक है, बैड कंडीशन थी। और क्योंकि लोग जो हैं बहुत अच्छी जॉब नहीं कर रहे थे, बहुत नॉर्मल और बहुत ऐसे नॉर्मल सी चीजें, सब्जी बेचना एंड ऑल काम करते थे। और जो वुमेन थी उनकी हालत तो और भी बुरी थी, क्योंकि ज्यादा टाइम तक काम करो तो भी बहुत कम सैलरी मिलती थी। अब लोगों को बहुत गुस्सा आना शुरू हो गया, और लोगों को महात्मा गांधी जैसे लीडर्स और कमाल अतातुर्क जैसे लीडर्स, जो कि टर्की के एक लीडर थे, इनके आइडियोलॉजी के बारे में इन्होंने सुना और इन्हें जो है बहुत सी इंस्पिरेशन मिली। ठीक है। जिसकी वजह से ये जो गाओमिंगडांग है, मतलब जिससे ये चियांग काय शेक जो है बिलोंग करते हैं, इन्हें जो है फेल कर दिया लोगों ने, क्योंकि इलेक्शंस तो हो रहे हैं ना, इन्हें जो है मतलब नो कह दिया लोगों ने कि ही इज वेरी मच रॉन्ग। तो अब तक आई गेस आपको सब कुछ समझ आया हो। सो थैंक यू।